नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बाला साहब ठाकरे की हिंदूवादी पार्टी शिवसेना अब पूरी तरीके से एक पारिवारिक पार्टी होगी। आज उस पर पूरा मोहर लग गया कि शिवसेना अब कोई वैचारिक पार्टी नहीं रही, बल्कि ठाकरे खानदान की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में लालू यादव की पार्टी है, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी है मुलायम सिंह की, डीएमके है, पता नहीं बहुत सारे देश के अंदर में जो पारिवारिक पार्टियां हैं जिसके खिलाफ हमेशा बाला साहब ठाकरे तंज कसते थे, उसको क्रिटिसाइज किया करते थे। आज वही ठीक उसी तरह के चाल चरित्र और चेहरे में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को तब्दील कर दिया है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज बहुत सारे चीज़ जो ऐसे हुए हैं जो हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुए थे। आज 10 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया, तो 10 मंत्री तो शपथ ले लिए, लेकिन इसमें एक अजीबोगरीब खबर आई कि संजय राउत के भाई नाराज हो गए। ये सरकार, ये तो इस तरह से ही प्रचार हो रहा है कि ये पूरी सरकार के जो एनसीपी से बात करना, सोनिया गांधी से बात करना, कांग्रेस के साथ तालमेल करना, ये सारे निगोशिएशंस के पीछे संजय राउत, ये सामना के एडिटर साहब, उनके भाई एक एमएलए हैं, उनको लगा कि भाई ने इतना काम किया है, सरकार बनवा दी, लेकिन उन्हें जो है कम से कम कोई मंत्री पद तो मिल जाता, तो वो मंत्री पद उन्हें मिला नहीं, वो मिलना भी नहीं है। क्योंकि अब तो उद्धव ठाकरे बिल्कुल अपने बेटे, अपने परिवार से बाहर वो सोचने और समझने की स्थिति में नहीं है। और इसलिए ये सारी कवायद हो रही है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई चीफ मिनिस्टर डिमोट होकर के अगली सरकार में फिर से वो मंत्री के पद पे हो, माने डिमोशन। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी और सत्ता के बिना तो रह सकती नहीं, बिना पावर के। तो खैर, महाराष्ट्र एक स्पेशल केस है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसे लेकर के मैं कह रहा हूं कि शिवसेना की ये जो पूरा का पूरा ये जो बहाना बना रहे थे उद्धव ठाकरे अब तक कि बाला साहब ठाकरे को उन्होंने वादा किया था कि किसी न किसी दिन एक शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और ब्ला ब्ला सारी चीज़ें, तो आज उनकी झूठ जो है वो पकड़ी गई है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपने सुपुत्र आदित्य ठाकरे को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है और ऐसा वैसा मिनिस्टर नहीं दिया है। सीएमओ जिस तरीके से, देखिए इनका भी तो अलग खेल है। प्रधानमंत्री से कब तो ये कभी अपने आप को समझते नहीं है, चाहे वो भले ही महाराष्ट्र के ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो। लेकिन उन्होंने जिस तरह से पीएमओ है उसी तर्ज पे उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर ऑफिस का एक नया सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है। अब ये सिस्टम क्या होगा? तो ये सिस्टम ऐसा होगा कि हर जगह जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर का एक दफ्तर होगा और इन सारे सीएमओ का इंचार्ज कौन होगा? तो आदित्य ठाकरे के लिए लॉन्चिंग पैड तो तैयार कर दिया गया, लेकिन इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स उठने वाले हैं जो उद्धव ठाकरे अपने इनएक्सपीरियंस की वजह से समझ नहीं सके, उसे देख नहीं पाए। पहली बात समझने की क्या है कि ये जो भानुमति का जो कुनबा तैयार हुआ है, ये 3 पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, ये कोई अलायंस पार्टनर, नेचुरल अलायंस पार्टनर्स नहीं है। ये ऐसी पार्टियां हैं जो एक दूसरे की कॉम्पिटिटर्स हैं। ये क्लैरिटी रहे। ये सब लोग चाहते हैं कि जिस तरह से एक बीजेपी एक अलग खेमे में चली गई और ये 3 लोग एक खेमे में आ गए हैं, बीजेपी का वोट परसेंटेज अभी भी सबसे ज़्यादा है, तो एक तो मेन प्लेयर आपका बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में वो तो एक पोल बन के तैयार हो गया। लेकिन इन तीनों पार्टियों में ये कंपटीशन हमेशा बना रहेगा कि इनकी साख, इनकी पॉपुलैरिटी और इनका वर्चस्व किस तरीके से ज़्यादा हो, बीजेपी को चुनौती देने वाले मेन पार्टी ये बन सके। इसके पीछे दलील क्या है? एक तो मुस्लिम वोटर्स का है, एक तो वो लोग हैं जो एंटी बीजेपी जो सेक्शन है देश के अंदर में, उसका वोट लेने के लिए, चाहे वो कोई भी खड़ा हो, कुछ लोग इस देश के अंदर में हैं जो बीजेपी को हराने के लिए वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। तो वो स्थिति तब आएगी कि जिस पार्टी की हैसियत सबसे ज़्यादा अब बीजेपी के अलावा इस
खेमे में सबसे ज़्यादा मजबूत होगी तो उनको वो वोट मिलेगा। तो इसलिए ये पूरी कवायद जो है, तीनों पार्टियां आपस में कंपटीशन में रहेंगी। और आपने क्या किया, आपने अपने बेटे को फ्यूचर चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए एक लॉन्चिंग पैड बनाया और हर डिस्ट्रिक्ट में आपने एक सीएमओ खोल दिया। इसका एक फ़ायदा ये होगा, ये एक हिसाब से तो ये अच्छा मूव है इन द सेंस कि महाराष्ट्र एक बड़ा प्रदेश है और हर चीज़ के लिए जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं तो चीफ मिनिस्टर के पास एक्सेस लोगों का नहीं होता है। ये जनता के पास बिल्कुल नज़दीक पहुंचने के लिए, डायरेक्ट जनता से रास्ता बनाने के लिए आपने ये काम किया, वेरी गुड, इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरी बात एक चीज़ और है इसमें कि हर जगह जो हस्तक्षेप होगा सीएमओ का, खास करके आदित्य ठाकरे का, उससे उनको एक हर जगह पे अपनी पैठ बनाने में एक सहूलियत तो होगी। लेकिन इसका जो अदर साइड है, उसका अदर साइड ये है कि मैं एक एग्जाम्पल में देता हूँ कि मान लीजिए कि शरद पवार की कंस्टिट्यूंसी में सीएमओ है, मान लीजिए कि बड़े बड़े जो लीडर्स वहाँ पे हैं इस गठबंधन में, मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, अजीत पवार हैं या फिर कोई और है, उनकी कंस्टिट्यूंसी में, उनके इलाके में, उनके डिस्ट्रिक्ट में एक सीएमओ है, तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग तो फिर वो सीएमओ के पास जाएंगे अपनी समस्याओं को लेकर के, लोग तो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ये विरोधाभास जो है ये सामने आएगा। चूंकि आपस में इन तीनों का कंपटीशन है, सबको अपनी अपनी पार्टी को बड़ा बनाना है ताकि वो बीजेपी के सबसे मेन अपोजिशन वाली पार्टी बन सके। लेकिन जब शिवसेना इस तरह का काम करती है तो कहने का मतलब ये है कि ये मूव तो वैसे अच्छा है, लेकिन ये पहला मूव है आपने जो है, आज उद्धव ठाकरे ने अपने पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस की वजह से, अपने पुत्र मोह की वजह से उन्होंने एक ऐसा बीज रोपा है जिसका नतीजा बस एक ही निकलने वाला है कि सरकार का के अंदर विरोधाभास, अंदर जो है गुत्थम गुत्थी। तो ये एक इशू है जिसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात जो प्रॉब्लम आने वाली है कि जब आप हर जगह इस तरह के सीएमओस का निर्माण करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि आदमी तो एक ही है, आदित्य ठाकरे तो एक ही है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट, इतने सारे इलाके, तो ये जो सीएमओ होगा उसको मैनेज कौन करेगा, चलाएगा कौन? तो ब्यूरोक्रेसी। तो कहने का मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे ने पूरी की पूरी ये जो कवायद जो की है उससे महाराष्ट्र के अंदर में ब्यूरोक्रेसी का बोलबाला बढ़ जाएगा। आप एक ऐसी सरकार चलाएंगे जहां मिनिस्टर से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स के पास पावर्स होंगे। और यहां एक और जो ट्रिक है जिसको समझना ज़रूरी है कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर के शिवसेना और ब्यूरोक्रेसी के बीच में जो रास्ता है वो सही नहीं है। और जब कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जो कई सालों से वहां पे राज करते रही है, तो कहने का मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर में तो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की पैठ ज़्यादा है। आपका पुराने एक्स चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े लीडर्स जो है आपके मंत्रिमंडल में हैं, तो एक ईगो क्लैश होगा और ये हर जगह होता है। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि ये कर्नाटक के तरह जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा या बहुत सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन मेरा मानना है कि कर्नाटक की स्थिति और महाराष्ट्र की स्थिति अलग अलग है। कर्नाटक में क्या हुआ था, तो कर्नाटक में, और ये हर जगह जहाँ पे ये इस तरह के गठबंधन के टूटने की जो वजह होती है वो इसलिए होती है कि अगर चीफ मिनिस्टर छोटी पार्टी का बनता हो, जैसे बिहार में भी गठबंधन नीतीश कुमार का नहीं चल पाया, वो इसलिए नहीं चल पाया कि अगर जो पार्टी, जिस पार्टी के पास ज़्यादा विधायक हों उसका चीफ मिनिस्टर नहीं होता है तो विरोधाभास जो है वो और ज़्यादा खुल के आता है। क्योंकि जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीटें होती हैं उनको लगता है कि भाई हमारी वजह से ये सरकार चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में ये हो रहा है कि ये एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना है। ये एक फ़र्क, फंडामेंटल डिफरेंस है जिसको समझना ज़रूरी है। और इसलिए कोई ये कहता है कि ये बहुत जल्दी ये सरकार जो है टूट के बिखर जाएगी, गिर जाएगी,
तो इस वजह से तो वो नहीं होने वाली है। वजह उसकी दूसरी होगी, जो एक्सटर्नल जो सर्कमस्टांसेस जो क्रिएट होंगे। जैसे एक इशू आया, अभी इशू आया 370 का, इस तरह का इशू इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे अभी ये CAA का मसला आया, डर लगने लग गया शिव सैनिकों को, क्या होगा पता नहीं, क्योंकि आप अगर इस तरह के मुद्दे में आप पीछे हटते हो तो आपका सपोर्ट बेस जाता है, और अगर आप इसका अपोज करते हो तो गठबंधन पे खतरा पड़ता है। तो अभी बहुत सारे टेस्ट बाकी है। जैसे अगला जो खतरा आने वाला है, ये इंटरनल प्रॉब्लम्स तो हैं ही, साथ ही साथ जो अगला खतरा जो आने वाला है, जो अगले सेशन में जो आएगा, वो ये होगा, वो पॉपुलेशन के ऊपर जो कानून आने वाला है या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। कि जैसे ही सरकार, मोदी सरकार ये जनसंख्या को रोकने के लिए कानून लेकर के आएगी, ये फिर से ये लोग सड़क पे आ जाएंगे, फिर से यही बवाल मचेगा। मुसलमान 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 कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जनसंख्या एक प्रॉब्लम है, उसको रोकना है, उसको कम करना है। हम दो हमारे दो, इंदिरा गांधी का जो नारा था उसको लागू करवाना है। तो जब ये मसला आएगा तो सारे लोग कहेंगे कि भाई मुसलमानों के खिलाफ ही काम चल रहा है, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फिर ये लोग चिल्लाएंगे कि भाई मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है। तो एनसीपी और कांग्रेस की पोजीशन तो बिल्कुल साफ है, लेकिन राजनीति तो राजनीति है, ये हर पार्टी का ये अधिकार है, उसका ड्यूटी भी है कि वो एन केन प्रकारेण सत्ता में आए। शिवसेना वही काम कर रही है जो और अन्य दल अब तक करती आई है। लेकिन एक जो शिवसेना को जो लोग महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी शिवसेना को जो मानते हैं, जिस पे एक वैचारिक दृष्टि से उनको समर्थन करते हैं, उनको लग रहा है कि ये लोग जो है उद्धव ठाकरे की वजह से ये लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस चुनाव के बाद से वो सारे काम वही कर रहे हैं। ठीक, चाहे वो सोनिया गांधी के घर पे जाकर के वो झुकना, उनको इनवाइट करना और सोनिया की तारीफ में सामना में आर्टिकल लिखना, या फिर आदित्य ठाकरे का मज़ारों पे जाना, टोपी पहनना, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें, साथ साथ बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, चाहे वो 370 का इशू हो, चाहे वो CAA का बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिन जिन चीज़ों को लेकर के बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को बनाया था, उद्धव ठाकरे एक एक करके उन आधारशिलाओं को जो है नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कब तक बाला साहब ठाकरे के बताए रास्तों को बाकायदा कुचलते रहेंगे, उन आदर्शों को जो है ख़त्म करते रहेंगे, उसको नेस्तो नाबूद करते रहेंगे, और कब तक वो अपनी सरकार बचाए रखेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।